विश्व मंथन में विश्व विजय की बेला है भारत के लिए। भारत ने कई सारे बड़े मुद्दों पर सहमति बना ली है और देखिए, चीन के बावजूद, रूस के बावजूद, इन सब के मतभेद मनभेदों के बावजूद अगर 20 देश, जिसमें 19 देश एक यूरोपियन यूनियन है, इन सब के साथ मिलकर हमने एक घोषणा पत्र पर सहमति बना ली है, तो ये वाकई विश्व मंथन में विश्व विजय की बेला है हिंदुस्तान के लिए। इस बीच बड़ी खबर के साथ आज हम हल्ला बोल की शुरुआत करें, क्योंकि भारत ने मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का ऐलान किया है। कुछ ही देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले इसके बाबत जानकारी दी है। ग्रीन बायोफ्यूल्स ग्लोबल अलायंस लॉन्च किया गया है। लेकिन बड़ी खबर जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले जानकारी दी है, इस बीच आपको बता दें, जो बाइडेन ने G20 के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो बाइडेन ने कही है, उसमें उनका कहना है कि ये दिस इज अ रियल बिग डील। उन्होंने कहा है ये वाकई बड़ी बात है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये फोकस रहा है G20 समिट का, और कई मायनों में यही हमारी आपसी पार्टनरशिप का संदेश भी है। कैसे हम सस्टेनेबल, रिजिलियंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व में बनाएं ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो, एक परिवार के तौर पर। पिछले साल हम एक साथ आए थे इस विजन को आगे ले जाने के लिए, और आज की दोपहर के बाद, आफ्टरनून में, मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने तमाम पार्टनर्स के साथ इसे एक वैश्विक सच्चाई बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब आप बार बार सुनेंगे, अगले एक दशक में इस तरफ निरंतर काम किया जाएगा। आइए आपको सुना देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का आज ऐलान किया है। ये आने वाले वक्त में पूरे इस इलाके के लिए, रीजन के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। साथ ही ग्रीन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। तो वाकई बड़ी कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त आज निकली है G20 के लीडर समिट से। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठक में घोषणा पत्र पास किया गया है। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है और सुरक्षित भविष्य की चिंता है, वो साफ झलकती है। घोषणा पत्र में दुनिया को बेहतर कैसे बनाएं, शांतिपूर्ण भविष्य के मद्देनजर बनाएं, इन सब पर जोर दिया गया है। इसमें आतंकवाद से लेकर यूक्रेन युद्ध तक का जिक्र है। साथ ही आपको बता दें, हम दिखा रहे हैं आपको घोषणा पत्र में क्या क्या कहा गया है। इसमें लिखा गया है कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। आतंकी समूहों को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सहयोग बढ़ाना चाहिए। सोचिए कि कौन कौन से मुल्क हैं जिन पर सीधा निशाना है बिना नाम लिए। इस घोषणा पत्र में वैश्विक आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि FATF की कार्रवाई का सभी देश पालन करें। घोषणा पत्र में यह भी लिखा गया है कि किसी देश की अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग ना हो। याद रखिए, किसी भी देश के अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग ना हो, यह साफ लिखा गया है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। इस घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है, जबकि रूस का नाम नहीं लिया गया है। आज हम G20 के घोषणा पत्र की अहम बातों पर चर्चा करेंगे। आपको अपनी ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं और इसी के साथ बताते हैं कि अगर हम तमाम जो आउटकम रिपोर्ट है उसके मद्देनजर भी देखें, तो भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस G20 ने सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं।
हम वो तमाम आंकड़े आपके सामने रखेंगे। हर क्षेत्र में जो आउटकम रिपोर्ट्स आई हैं वो अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को G20 समिट्स के तोड़ रही हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 लीडर समिट एक बेहद सफल आयोजन के तौर पर उभर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। ये 21वीं सदी का भारत है। ये नए भारत की बदलती तस्वीर है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। जिस वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दिया, आज उस धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें बताती हैं कि आज दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। शिखर सम्मेलन को 3 सत्रों में बांटा गया है। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। G20 का उद्घाटन वन अर्थ यानी एक धरती सत्र के साथ हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का संदेश दिया, वहीं विश्व कल्याण की बात कही। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। वन अर्थ के पहले सेशन में जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक के मुद्दों पर बात हुई। भारत ने दुनिया को विकास की नई राह का संदेश दिया, चुनौतियों के समाधान पर जोर दिया। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। सम्मेलन के पहले सत्र में अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता का ऐलान किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति
और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अचाली ओस्मानी को G20 के सदस्य देशों के साथ आसन पर बिठाया। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को गले लगा लिया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। दूसरे सत्र में G20 ने दिल्ली घोषणा पत्र को पास किया। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के नेतृत्व को जिन बातों पर सहमत किया, उनमें बड़े मुद्दे थे: सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से प्रगति, सतत विकास के लिए हरित विकास समझौता और 21वीं सदी में दुनिया के बहुपक्षीय संस्थानों का गठन। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It envisages a green development pact for a sustainable future. भारत की अध्यक्षता में G20 की कोशिश यही है कि विकास की दौड़ में कोई भी देश पीछे न छूट जाए। It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south. उन मुद्दों पर कल भी चर्चा जारी रहेगी जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, और उन देशों को कड़े संदेश देने की कोशिश भी होगी जो अपने स्वार्थ के आगे दूसरे देशों को कमजोर समझ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जिसे नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, उससे कुछ बड़ी बातें निकलती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोविड और रूस यूक्रेन की जंग के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाकई बन रहा है, तो उसमें सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर कंसेंसस बनाने के दिशा में भारत उभर रहा है। सोचिए आप, रूस, इसी के साथ चीन, ईरान, ऐसे तमाम देश एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, उन तमाम देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बनाना कि बातचीत हो पाए, एक आउटकम रिपोर्ट, एक कंसेंसस बने। और हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत का दम इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखें, अब तक की जितने भी G20 समिट्स हुए हैं, अर्जेंटीना में 2018 से लेकर उसके बाद जापान में 2019 और उसके बाद से 2020 में सऊदी अरब में, इटली में 21 में, 2022 में, इससे पहले इंडोनेशिया में, और फिर अब भारत में सबसे ज्यादा आउटकम रिपोर्ट्स लाइन ऑफ एफर्ट में 73, फार अबव इससे पहले जितने भी G20 समिट्स हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत ने कुल, अगर आप देखें तो 112 आउटकम रिपोर्ट्स का होना, यह अपने आप में बताता है कि हमने किस तरह से लोगों में सहमति बनाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज भारत में विश्व का ट्रस्ट दिखता है। देखिए, अगर इन तमाम मुल्कों में, और रूस यूक्रेन जंग की बात, पोलराइजेशन हुआ है, एक देश उसके खिलाफ है, रूस के खिलाफ, कुछ देश उसके पक्ष में है, तो फिर इस पोलराइजेशन के बीचों बीच क्या एक देश है कोई जिस पर सब भरोसा कर रहे हैं? उस रिक्त जगह में भारत अपने आप को फिट कर रहा है। उस पजल में सबसे बड़ी कड़ी इन देशों को जोड़ने वाला भारत बन रहा है, और इसीलिए ये बड़ी बात कही जा रही है आज जो सहमति बनाई गई है। बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज शुक्ला साहब, भारतीय सेना के पूर्व कमांडर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर सचदेवा, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र नाथ मिश्रा, हमारे साथ पूर्व राजदूत, जुड़ रहे हैं। भास्वती मुखर्जी, हमारे साथ पूर्व राजदूत, जुड़ रही हैं। अजय जैन बुटोरिया, हमारे साथ सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी के, जुड़ रहे हैं। हर्षदीप सिकरकर, पूर्व सहायक निदेशक हैं ये मूडीज के, ये ओमाहा से हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। नुपुर तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत लंबा चौड़ा पैनल है, लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ इतनी होगी कि कैसे आज इस सहमति पत्र को हम आपके लिए सरल बनाएं, आप समझ पाएं कि आज अमेरिका से लेकर फ्रांस, ये तमाम मुल्क
कैसे भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। सज्जनहार साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करते हुए सबसे पहले ये जो मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही है या ग्लोबल बायोफ्यूल्स जो अलायंस बना है, एथेनॉल को मिक्स करने की बात पेट्रोल में, हम वर्ल्ड लीडर्स बन रहे हैं नए ट्रेंड सेट करने में। इस सहमति को आप कितना बड़ा देखते हैं? रूस चीन, जाहिर तौर पर जब जंग का जिक्र हुआ होगा तो खलबली उन दोनों को हुई होगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने बहुत ये महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स उठाए हैं एक ग्लोबल फ्यूल अलायंस का। मैं कहूंगा जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो भारत इसमें पूरी तरीके से नेतृत्व दिखा रहा है। हमने देखा है 2015 में पेरिस में भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। उसके बाद हमने कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और आज बायोफ्यूल अलायंस। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी पेरिस G20 में जो अपनी पेरिस कमिटमेंट्स पूरी कर रहा है। दूसरा, आपने अंजना जी जिक्र किया है ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है मिडिल ईस्ट में, मैं समझता हूं ये न केवल एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है परंतु इसका महत्व जियो स्ट्रेटेजिक है, जियो पॉलिटिकल है। बस दो शब्द में ये कहूंगा, जो चीन का वहां पर दबदबा बहुत बढ़ रहा है। हमने देखा है चीन और ईरान के बीच में जो संधि हुई है, संबंध बढ़े हैं। चीन और सऊदी अरेबिया के बीच में, चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो सुलह कराई है उससे चीन का जो कद है बहुत बड़ा है। लोग कह रहे थे जो अमेरिका वहां से विड्रॉ कर रहा है, परंतु ये वाला जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जिसमें भारत है, अमेरिका है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उसने बता दिया है जो ये सभी जो देश हैं इन्होंने अपनी नजर इसके ऊपर से नहीं हटाई है। आखिरी बात मैं बस यही कहूंगा, देखिए बाली में भी जब फाइनल डिक्लेरेशन हुआ था अंजना जी, जो कंसेंसस बिल्डर था वो भारत था। भारत के प्रधानमंत्री का जो कहना था दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, उसको लेकर वहां पर वो डिक्लेरेशन में सबकी सर्वसम्मति से वहां पर अग्रीमेंट हुई थी। आज भी भारत ने ये कर दिखाया है, पूरी दुनिया कह रही थी जो ये अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। रूस और यूक्रेन का मुद्दा बहुत ही डिवाइसिव है। भारत ने जो एक असंभव बात थी उसको हमने संभव कर दिखाया है। इससे भारत का, भारत के प्रधानमंत्री का जो कद है पूरी दुनिया में, लीडरशिप जो है, नेतृत्व है, वो बहुत आगे चला है। चीन की मौजूदगी के बावजूद, रूस की मौजूदगी के बाद, संजय बैस्टन साहब, जब हम इस तरह का एक डिक्लेरेशन लेकर आते हैं उस पर भी आप बात कीजिएगा, चीन को कैसे उसकी जगह इसके जरिए दिखाई जाती है। दूसरा मुद्दा, ये हमेशा माना जाता है विकासशील देश है, ये क्या स्वच्छ ऊर्जा की बात करेंगे, ये क्या बायोफ्यूल्स की बात करेंगे, ये क्या क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करेंगे, लेकिन हम उसमें भी एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। अंजना, बिल्कुल पहली बात देखिए, ये जो G20 समिट हुई है इसमें हिंदुस्तान ने एक विजन दिया है और वो विजन था वन अर्थ, वन पीपल, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये एक विजन दिया था जिसको कंसेप्ट में बोलूंगा। और दूसरी चीज है जो हमने एक रोल प्ले किया है वो किंग मेकर का किया है। इतने कंट्रीज को, डेवलपिंग नेशंस को और इमर्जिंग डेवलपिंग नेशंस को एक ग्रिड पे लाना, कंसेंसस कराना, जैसे अभी एम्बेसडर जी ने भी बोला, जो बाली में भी हमने बहुत वो रोल प्ले किया था बाली डिक्लेरेशन में। तो ये साफ जाहिर है कि हमने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और इससे हमारी छवि बढ़ गई है। और खासकर जो चीन है, चीन को काफी ये बैकग्राउंड में ये रेलीगेट हो जाता है। उनका इरादा था, खासकर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, कि अगर वो अटेंड नहीं करेंगे तो ये जो G20 सम्मेलन हो रहा है और प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं होंगे कि तो दो विश्व के इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो नहीं होंगे, तो शायद इंडिया का जो रोल है काफी नेगेटिव हो जाएगा। बल्कि ये उल्टा हुआ है, उनके प्रेजेंस के बावजूद बिल्कुल ये हमने एक डिसीजन लिया है किंग मेकर का, सबको कंसेंसस लेके आए हैं। और खासकर जो हमारी ये टीम प्राइम मिनिस्टर ने चुनी थी, शेरपा और हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं, इस पे सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे इन्वॉल्व और कुछ यंग लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उन्होंने बेहतरीन काम करके विश्व को दिखा दिया है कि इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप है, जो नॉर्थ साउथ गैप हमने ब्रिज कर दिया है और खास करके लिए जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हमने दिखाया है, उससे काफ़ी हमें एडवांटेज हुआ है। और चीन को अभी ये सब जो देख रहे होंगे, खासकर उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग,
उनको काफी खराब लग रहा होगा कि एक्चुअली वी हैव वन दी, जिसको मैं हिंदी में बोलूं, हमने बाजी जीत ली है। हमने बाजी जीत ली है और इसीलिए हम बाजीगर बन के उभरे हैं इस G20 समिट में। देखिए, अगर चीन खास तौर पर, क्योंकि रूस की तरफ से तो व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, उनकी कई मजबूरियां हैं जंग की वजह से, लेकिन चीन ने जो चाल चलने की कोशिश की थी उसकी ऐसी काट हमने सामने रख दी है। उनकी ये कोशिश थी कि जो पोलराइजेशन हुआ है, जो खाई बनी है, वो और भी गहराए, क्योंकि अगर उनकी मौजूदगी नहीं रहेगी, ली कियांग उनकी तरफ से टांग अड़ाएंगे हर चीज पर। वसुधैव कुटुंबकम जब हम लिख रहे थे तब उन्होंने टांग अड़ाया था कि आप एक अलग भाषा को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, लेकिन इन सब के बावजूद ये हुआ है। और ये जो G20 डिक्लेरेशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन, उसके हाइलाइट्स में जंग को लेकर यूक्रेन पर क्या कहा गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कंसर्निंग वॉर इन यूक्रेन, ये कहा गया है कि जितने भी देश हैं वो UN चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ मिलकर काम करें, उसके अकॉर्डेंस में काम करें। जो पहली बात यूक्रेन की जंग पर कही गई है वो यही है, कंसर्निंग वॉर इन यूक्रेन, all states must act in consistency with purpose and principles of UN Charter in its entirety। तो UN Charter पहले से ये बताता है कि इस तरह की स्थिति में क्या होना चाहिए। इसी के साथ जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब भी है पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से। दो देशों के बीच में आपसी मतभेद हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, टकराव हो, ये मुमकिन है, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर चिंता की बात की गई है। साथ ही कहा गया है शांतिपूर्ण उसका हल ढूंढना जरूरी है, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कीजिए, कूटनीति का है, यानी आपसी बातचीत के बिना मुमकिन ही नहीं है, हल ढूंढना पड़ेगा। टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ, आज का युग युद्ध के लिए नहीं हो सकता है। गया है कि वो कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बीच में अगर आपको याद, पोलराइजेशन हो रहा था, कई लोगों के मन में आशंकाएं आ रही थी कि परमाणु युद्ध में आज का युग युद्ध का युग नहीं है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप लोगों के पास भी मैं आऊंगी, एक बार चलते हैं भास्वती मुखर्जी, आप इसको किस तरह से देखती हैं? शुरुआती छोटे छोटे कमेंट सबसे लेते हैं। चीन, रूस, कई ऐसे मुल्क थे जो नहीं चाहते थे इस युद्ध को लेकर पाठ पढ़ाया जाए ऐसे देशों को जो कॉन्फ्लिक्ट में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से जंग की नौबत आती है, लेकिन उसके बावजूद एक जबरदस्त कंसेंसस और ये जॉइंट कम्युनिके। भास्वती जी। अंजना जी, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वसुदेवा कुटुंबकम जो आपने कहा, उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, वो है उदारा चरित नामा तू वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि जिनके दिल बड़े हैं उनके लिए दुनिया एक परिवार है। इसीलिए जब चीन ने कहा कि उनको वसुदैव कुटुंबकम पसंद नहीं है, तो हम लोग अपने आप ही कंक्लूड कर सकते हैं कि उनको उनके दिल कैसे हैं और भारत का दिल कैसे है। और आज जो इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, और आपने सही कहा कि वो जो डॉक्यूमेंट है यूक्रेन के ऊपर, उसमें रशिया के नाम नहीं है। यूक्रेन के बारे में यूक्रेन का नाम 4 बार है, रशिया के नाम नहीं है। UN चार्टर है, और UN चार्टर मास्टर स्ट्रोक है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि UN चार्टर में क्लियरली लिखा है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन चीन के लिए भी है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन को गौर से देखो तो वहां पर लिखा है कि टेरिटोरियल एग्रेशन इज नॉट परमिटेड, तो इसलिए रूस के नाम की जरूरत नहीं थी, और रूस को कोई ऑप्शन नहीं था कि आप अगर बोलो आप परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल हो, और यहाँ भारत सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग कहे कि सब देश UN चार्टर को रिस्पेक्ट करे, तो कैसे आप उसको अपोज कर सकते हो? ये तो मतलब चाणक्य लाइक डिप्लोमेसी इंडिया ने किया। ये तो जो फ्रेज हम लोगों ने यूज किया, ये कोई नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए मैं तो सोचती हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है प्रधानमंत्री के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि हमने दिखा दिया सबसे पहले वसुदेवा कुटुंबकम के हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन को लाए, जो इतने सालों से अफ्रीकन पूछ रहे थे, इतने समिट्स आए और गए, पर कभी भी अफ्रीकन यूनियन को फर्स्ट डे पे
हाई टेबल पे नहीं लाए। और दूसरी बात है कि हमने दिखा दिया, जैसे आपने कहा बिल्कुल। एक और खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं भास्वती जी। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सम्मेलन के नतीजों पर भारत के प्रस्ताव का जो असर है वो अब हम आपको बता रहे हैं। एक एक करके पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप को अपनाया गया है। आप सोचिए किस तरह से विश्व पटल पर हम ये सब कामयाब करने में आगे बढ़े हैं। गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर लैंड रेस्टोरेशन, जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस एमएसएमईज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर ब्लू ओशन इकोनॉमी, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इसका मायने समझ रहे हैं आप? तमाम देशों में जब G20 होता था तो एक राजधानी में सब कुछ रह जाता था, और आप दिल्ली घोषणा पत्र सुन रहे हैं, लेकिन वहीं तक ये सीमित नहीं है। इंडिया का जो फुटप्रिंट है G20 आउटकम्स में, वो इन शहरों को भी जगह मिल रही है, उनके नाम भी उसमें डाले जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आम जो अन्य राज्य हैं, आम लोग हैं, उन तक ये पहुंचा है। डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, चेन्नई का नाम, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर ब्लू ओशन इकोनॉमी। और ये उन समिट्स का नतीजा है जो इन शहरों में किए जा रहे थे, जो वहां पर डेलीगेट्स पहुंच रहे थे G20 देशों के, वहां पर उन्होंने एक कंसेंसस बिल्ड करके ये सब कुछ हासिल किया है। गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, ये गोवा में किया गया। गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप वो हुआ। इसी के साथ जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहांस एमएसएमईज को लेकर जो चिंता है, कैसे मिडिल सेगमेंट के जो एंटरप्राइजेस हैं उनको ऊपर लाया जाए। तो इन राज्यों के जो राजधानियां हैं या फिर अलग अलग शहर हैं, उनका भी नाम G20 में स्टार कर रहा है एक तरह से। तो ये बड़ी कामयाबी है कि आम लोगों तक ये पहुंचा है। नुपुर तिवारी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। यूक्रेन को लेकर भारत ने तटस्थता से अपनी बात कही है, चाणक्य नीति इसे कह रही है भास्वती मुखर्जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी नुपुर जी, अंजना जी, एक्चुअली भारत ने जो एक्चुअली आई विश आई कुड स्पीक हिंदी लाइक यू। तो एक्चुअली भारत ने जो चुना, ये असंभव ही, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। आज जिस देश में मैं नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, ये कहना चाह रही हैं आप? नामुमकिन कर दिया पूरी तरह। सोचा फिल्मी डायलॉग बोल दूंगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा रिलेट करना। जिस देश में एक्चुअली मैं हूँ, जापान टोटली 100% वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, सबको पता है। और किसी तरह बहुत कोशिश किए थे कि मोदी जी यूक्रेन को सपोर्ट करे G7 में, और भारत ने जैसे अपना स्टैंड लिया, तो पूरी तरह ये जापानीज को, पूरे जो जापानीज पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं है, उनको भी इतना भाया कि भारत ऐसे कैसे कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। तो डेफिनेटली इट इज ए चाणक्य नीति। और मैं बोलना चाहूंगी स्पेशली इस यहाँ पे रहते हुए, इतना अच्छा दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है वहां पे। इतने G20 का पूरे मेरे जापानीज जो जर्नलिस्ट है, दे आर सो they feel that this is something historic moment. G20 बहुत देशों में हुआ है, लेकिन वो कैपिटल तक रह गए हैं। लेकिन आज जो G20 हो रहा है भारत में, वो बस कैपिटल ही नहीं, छोटे शहरों में जा रहा है, वो गांव-गांव में जा रहा है। हर भारतीय को पता है कि G20 हो रहा है, और हर देश को, बाहर के सारे देश को पता है कि G20 इस बार भारत में हो रहा है। तो बाहर रहते हुए मुझे इतनी गर्व महसूस हो रहा है, बस मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने सारे भारतीय बाहर में, सबको महसूस हो रहा है। और जो जिस बात से हमने शुरुआत की थी, चाणक्य नीति, डेफिनेटली मोदी जी चाणक्य नीति अपना रहे हैं। नॉट ओनली चाणक्य नीति, हमारे जो वासुदेव कुटुंबकम, जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो दैट केम फ्रॉम वासुदेव कुटुंबकम। तो हम जो हमारे जो रूट है उसमें हम वापस जा रहे हैं, और हमारे रूट में जब हम वापस जा रहे हैं, और वही रूट हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें पूरे दुनिया में बेस्ट होना है, और हम उसी पथ पर हम चल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने तो साफ बताया कि टोक्यो में भी, बल्कि हिरोशिमा में जहां पर हो रहा था G7, वहां पर काफी दबाव था कि यूक्रेन की तरफ एक तरफा स्टैंड इंडिया ले ले, लेकिन भारत ने अपनी देश हित को उस वक्त भी तटस्थ तरीके से रखा, कहा कि नहीं, हमको अगर तेल चाहिए हम रूस से लेंगे, हम यूक्रेन की मदद भी करेंगे। वो दृश्य आपने आंखों से देखा है G7 हिरोशिमा में।
तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि कैसे दबाया गया था, लेकिन मोदी जी ने कैसे उसको लगा कि नहीं, मैं आपके इमोशनली आपके साथ हूँ, जो हो पाए मैं करूंगा, हम लोग करेंगे, लेकिन मैं किसी के आपके साथ नहीं हूँ, मैं आई डोंट सपोर्ट यू। तो आज जो एरा ऑफ वॉर, मैं आ रही हूँ आपके पास, और यही यूक्रेन को लेकर यही कहा गया है। हर्षदीप जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। इससे पहले धन्यवाद उन्हें इमैनुअल मैक्रोन ने भी किया है। अजय बंगा, भारतीय मूल के, प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार आयोजन किया है, प्रशंसा वो करते हुए। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है। जिस तरह से एक सहमति बन पाई है, कंसेंसस बन पाया है, एक शानदार काम किया है, ये अजय बंगा कह रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्थाओं के मद्देनजर भी आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इम्प्रिंट दिख रहा है। उन्होंने आज अपने ओपनिंग संदेश में भी सबका साथ, सबका विश्वास की बात की थी, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की थी। हाँ, ये सच है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में भी वो ये सब कहते हैं, लेकिन विश्व के मंच पर इसका अलग आज असर पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अफ्रीकी देशों का जो समूह है उसको भी आज सदस्यता दिलाई। और वो लम्हा बेशकीमती था जब अफ्रीकन यूनियन के हेड के तौर पर कोमोरोस के राष्ट्रपति को उन्होंने उनका आवभगत किया, उनका सम्मान किया, उनको गले लगाया, और इसी से कैसे एक मानवीयता को आधार बनाया जाए। और बहुत दिलचस्प इस पर लोगों के टेक्स भी हैं कि इसमें वर्चस्व G20 में भी ऐसे मुल्कों का है, यूरोप के कई मुल्क जिन्होंने अन्य देशों को कॉलोनाइज किया, लेकिन उन देशों की आवाज क्या उतनी बुलंद है? ऐसे में अफ्रीकी देशों का भी शामिल होना भारत और अन्य देशों के साथ बहुत महत्व रखता है। फ्रांस के वित्त मंत्री ने भारत की तारीफ की है। इमैनुअल मैक्रोन ने भी, राष्ट्रपति ने भी फ्रांस के धन्यवाद कहा पीएम को। वित्त मंत्री ने भारत की तारीफ की है। फ्रांस के घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति भारत के लिए बड़ी बात। एक ऐसे वक्त पर जब विश्व कई मायनों में बटा हुआ था, उस वक्त पर जब ये प्रशंसा आ रही है सहमति बनने को लेकर, तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह से इसकी चर्चा होगी। देयर इज अ कंसेंसस एंड इट इज अ ग्रेट सक्सेस फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ये कहा है फ्रांस के वित्त मंत्री ने। जल्दी जल्दी अब सबसे कमेंट्स लेते हैं। हर्षदीप जी, आप किस तरह से इसे देखते हैं? नेब्रास्का USA से आप हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आप मूडीज एनालिटिक्स के। देखिए, अर्थव्यवस्थाओं को भी कैसे आगे किया जाए, विकासशील देशों को भी शामिल किया जाए, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बनने का ऐलान किया गया है। साथ ही बायोफ्यूल्स पर जोर, यूक्रेन की भी बात, बहुत सहमति बनाई गई है कई मुद्दों पर। जी, जैसे कि इसमें बात की गई है, बोले। हेलो, हाँ, जैसे कि इसमें बैंक्स के बारे में भी बात की गई है, जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक, जो कि विकासशील जो देश होते हैं उन लोगों को, उनको लोन दिया जाता है इसके थ्रू, तो उस पर भी फोकस किया गया है। और भारत की पहल पर अफ्रीका, जो कि काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसके अधिकतर जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, उन 55 देशों को इस में अब भारत की पहल पर इंक्लूड किया गया है। दैट इज अ वेरी बिग विन फॉर भारत। तो भारत की तरह, भारत इस देश में, इस विश्व में एक लीडर की तरह उभर रहा है। आज तक ये सोचा जाता था कि भारत एक शांति प्रिय देश है और सिर्फ वो अपने, हमेशा यही हमारी छवि सबके सामने आया करती थी। लेकिन आज जो अफ्रीकन यूनियन को इस अकॉर्ड के थ्रू G20 में शामिल किया गया है, उससे ये पता चलता है कि आज भारत एक लीडर की तरह उभर रहा है और अपने आप जो विश्व की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन पे फोकस कर रहा है। जैसे कि बायोफ्यूल अलायंस की जो बात की गई है, इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आप अगर किसी भी विकसित देश में जाते हैं तो वहां पर जो ईंधन यूज किया जाता है, पेट्रोल जो यूज किया जाता है, उसमें इथेनॉल मिला हुआ होता है। तो अगर आप इंडियन न्यूज को भी फॉलो करें तो नितिन गडकरी जी ने कुछ समय पहले पूरी तरह बायोफ्यूल से चलने वाली कार भी लॉन्च की थी, जो भारत में अपने आप में एक पहली चीज है। विदेशों में भी जो कारें चलती हैं जनरली, उसमें क्या होता है, बायोफ्यूल 20%, 30% और अलग अलग परसेंटेज में ऐड होता है। लेकिन भारत में जो कार लॉन्च की गई वो 100% बायोफ्यूल पर चल सकती है। और भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, उसमें जो बायोफ्यूल से चलने वाली गैस है, उससे हम काफी आर्थिक भारत को इससे फायदा होगा, क्योंकि भारत बहुत क्वांटिटी
अच्छा, ये दिलचस्प है। अब इससे पहले कि 3 मेहमान यहाँ पर हैं, उनसे चर्चा हो। सर, आप लोग भी देखिए, अब मेन्यू आ गया है। अब देखिए, हार्ड जो बातें होनी थी वो सब हो गई हैं। उसके बाद ये जो भोज का पूरा मेन्यू कार्ड है वो दिखाई दे रहा है आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस मेन्यू कार्ड के जरिए मिलेट्स पर जोर की बात की गई थी। थोड़ा और करीब जैसे होगा तो हम लोग पढ़कर आपको सुनाएंगे। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ भारत द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आज का इनविटेशन है। भारत मंडपम में यह आयोजित किया गया है। पात्रम और दही के जो गोले हैं वो एक एक करके हम आपको बताते हैं जो मेन्यू कार्ड में लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले स्टार्टर्स में पात्रम है और उसमें ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कहा जा रहा है। फॉक्सटेल मिलेट के लीफ के जो क्रिस्पीज हैं वो बनाए जाएंगे। पूरा ये जो मेन्यू कार्ड है वो अब आ गया है और इसमें इंडियन ब्रेड्स भी हैं, शामिल किए गए हैं। मुंबई पाव और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध शाकाहारी खाना है। पेय पदार्थ में फिल्टर कॉफी, कश्मीरी कावा, मीठे में सावा, बहुत सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। और आप अब समझ सकते हैं कि जो पेय पदार्थ है उसमें देखिए कश्मीरी कावा, फिल्टर कॉफी, दार्जिलिंग टी, यानी शुद्ध देसी जिसे कहा जाता है वो है। जो मिष्ठान है, मधुरिमा जिसे कहा गया है, स्वर्ण कलश, उसमें इलायची की खुशबू वाला सांवा का हलवा, अंजीर, आडू मुरब्बा और अंबे मोहर राइस क्रिस्प्स, दूध, श्रीअन्न गेहूं और मेवा युक्त। और जो कैलोरी है वो भी बताया गया है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सब जो यहाँ पर आ रहे हैं आजकल सबको पता है कि सब कैलोरी वॉच करते हैं कि क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। तो प्रति 100 ग्राम जो मिठाई, ये मिष्टान है, उसमें लिखा गया है प्रति 100 ग्राम 336 किलो कैलोरी। तो अब देख समझ के खाएं जिसे जो खाना है। बाकर खानी में जिसे इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी का जिक्र है, दूध, चीनी, गेहूं युक्त, उसमें प्रति 100 ग्राम 290 किलो कैलोरी है। कैलोरीज भी बताई गई हैं। मुंबई पाव, कलौंजी के स्वाद वाले मुलायम बन जो है उसमें दूध और गेहूं युक्त है। प्रति 100 ग्राम 175 किलो कैलोरी। अपना अपना हिसाब लगाइए और फिर खाइए। मुख्य भोजन जो है वन वर्णम, मिट्टी के गुण जिसका नाम थीम दिया गया है, उसमें ग्लेज्ड फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी श्रीअन्न क्रिस्प्स और करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल जो चावल के साथ परोसे गए कटहल के गैलेट्स हैं। और इसमें भी 642 किलो कैलोरी बता दिया गया है प्रति 100 ग्राम। शुरुआती व्यंजन में पात्रम है, ताजी हवा का झोंका जिसे थीम दिया गया है, वो दही के गोले हैं और भारतीय मसालेदार चटनी से सजे कंगनी श्री अन्न लीफ क्रिस्प्स हैं। 278 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम। चलिए, पूरा व्यंजन और मेन्यू आपके सामने आ गया है। अब टोन सेट हो रहा है आज के डिनर के लिए। आज के डिनर का टोन सेट हो रहा है और पूरा मेन्यू कार्ड आपने देख लिया है। सर, आपके साथ शुरू करते हुए ये मेन्यू कार्ड को देखकर मतलब इस पर भी चर्चा होगी। मुझे लगता है इतना ये स्पेसिफिक है। मुझे लगता है डिप्लोमेट्स इस पर क्या कहते हैं, पूर्व फौजी क्या कहते हैं, वो भी दिलचस्प है क्योंकि इसकी भी चर्चा होगी। हमने इसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश की है। देयर इज अ मैसेज इन दिस, राइट? मिलेट्स, वेजिटेरियन। यस जी, बोले। अंजना जी, मेरे समझ में आज एक बहुत ही विशाल दिन है। ये जो G20 का आयोजन हुआ है भारत की अध्यक्षता में, ये महत्वाकांक्षी भी रहा है और सफल भी। महत्वाकांक्षी आपने देखा 200 मीटिंग्स, 112 आउटकम्स, और ये जो आपने जिक्र किया जयपुर, गोवा, डेक्कन, अब इनकी जो सफलता है उसकी गूंज विश्व भर में हो रही है। बिल्कुल। तो महत्वाकांक्षी भी और सफल भी। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, देखिए शैली और सार दोनों मापदंडों पर ये सफल हुआ है। शैली जो हमारी मेज़बानी थी, ये जो नटराज व्हील, कोणार्क व्हील, नटराज, जो हमारी पूरी सांस्कृतिक शक्ति थी उसका जो हमने प्रदर्शन किया, शैली और सार, ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है,
ईस्ट वेस्ट के मतभेद के बावजूद, नॉर्थ साउथ के जो समस्याएं थी उनके बावजूद ये जो सहमति बनी है, ये वाकई में सार में भी इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टाइल एंड सब्सटेंस इट्स अ सक्सेस। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये श्रेय देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, उनके नेतृत्व को। हर उनका जो नेतृत्व की जो स्टाइल है कि नजर आसमान पे बट पैर हमेशा जमीन पर, और ये बड़ी सोच और इस पे लगातार इस पे। सर, आपसे एक तो डिप्लोमेट के तौर पर मैं इस मेन्यू कार्ड पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि इसमें भी एक संदेश देने की कोशिश है भारत की तरफ से, पीसफुल रेजोल्यूशन, लेकिन कई बार शांति बहाली के लिए भी एक अग्रेसिव स्टैंड चाहिए होता है, जो भारत ने आज दिखाया है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मुल्क के तौर पर, जहां पर ऐसा लगता है कि वी आर इन कमांड, द रोप्स आर इन आवर हैंड्स, वो फीलिंग आ जा रही है। बिल्कुल अंजना जी, आपने सही फरमाया और आपको बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ, देश को बधाइयाँ, सरकार को बधाइयाँ। और खाद्य जो होता है, जब सफलता प्राप्त होती है तो खाद्य अच्छा लगता है, और जब सफलता नहीं होती है तब खाद्य की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है, हम कूटनीतिज्ञ होने से ये कह सकते हैं कि अगर दो तरफें किसी बात पर गौर कर रही हैं और समझौता नहीं हो पा रहा है, चलो बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, लेट्स हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। वाइन क्यों पीते हैं लोग कहते हैं डिप्लोमेट्स बहुत शराब पीते हैं, ये गलत बात है। इसका एक कारण भी होता है, और खाने पीने से एक साथ दोस्ती बढ़ जाती है, विश्वास आपस में बढ़ जाता है। तो वो तो हो चुका है। अब शानदार संध्या है, बहुत अच्छी है, और शानदार बैंक्वेट है, और हम सब मिलके इसको मनाएं, और ये बहुत जरूरी है, और ये भारत के लिए मौका है। बिल्कुल, वक्त की कमी है, हमारे इस बुलेटिन का मिष्टान आपसे कर लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही शानदार एक 3D डिस्प्ले लाए हैं। आप ही दिखाइए जल्दी से। हाँ। ये रिश्तों में कहाँ आप देख रहे हैं भारत को? देखिए अंजना जी, आप कल से आपके सारे एंकर्स जो कोलीग्स हैं कह रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड दुनिया है, यहाँ कुछ हो रहा है वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी आ रहा है कि जयपुर डिक्लेरेशन, गोवा डिक्लेरेशन एटसेट्रा, और अब ये सब एम्बेड हो जा रहा है G20 के फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, आज की दुनिया इस नए युग में इंटरकनेक्टेड है। ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर सिग्निफाई करता है हर सुनिश्चित है, मैट्रिक्स है, वेरियस इंटरकनेक्शंस एंड ऑल। और इस मैट्रिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम भारत अब दे रहा है, जियो और जीने दो।